अभी तक हम लोग 5 भाग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। 5 भाग में व्यापक समीकरण, मानक समीकरण, प्रवणता और फिर यहाँ पे कल के क्लास में हम लोग प्रवणता और साथ ही साथ बिंदु अगर दिया हो तो हम समीकरण निकालना सीख सकते हैं। अब आगे अगला पॉइंट है कि अगर दो बिंदुओं से होकर कोई जाने वाली रेखा है तो उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि माना कोई सरल रेखा Px1 y1 तथा Qx2 y2 दो बिंदुओं से जाती है तो ध्यान देना बेटा, मान लीजिए कि कार्तीय तल है एक्स वाई और एक रेखा ऐसे गई है, एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पी x1 y1, एक पॉइंट मान लीजिए दिया है इसी पे Q x2 y2 और ये मूल बिंदु है। तो अगर हमें इस रेखा, मान लीजिए इस रेखा का नाम है यल, इस रेखा का समीकरण बताना हो तो रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण क्या होगा। तो कल आपने एक चीज पढ़ा था y माइनस y1 बराबर यम एक्स माइनस x1 पढ़े थे। ये तब जब रेखा की प्रवणता ज्ञात हो, ढाल पता हो और एक बिंदु पता हो, लेकिन यहाँ पे दो बिंदु दिया है। तो जब दो बिंदु दिया जाता है तो उसकी भी प्रवणता हम निकाल ले जाते हैं। अगर आप याद करिए तो प्रवणता का एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इस हिसाब से अगर हम समीकरण लिखें तो y माइनस y1 बराबर यम की जगह पे y2 माइनस y1 फिर बटे में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। इस सूत्र का अगर हम प्रयोग कर दें तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। एक सवाल देखते हैं, प्रश्न मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखा है, बिंदुओं, मैं लिख दे रहा हूं सवाल, बिंदुओं P2, 3 तथा Q7, 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। इस टाइप के सवाल आपको खूब मिलने वाले हैं। तो अगर दो बिंदु दिया गया हो रेखा पर तो आप उसका समीकरण तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बिंदु कौन कौन से हैं। P है 2, 3, Q है 7, 6। यहाँ से अगर आप देखिए तो x1 कितना, y1 कितना, x2 कितना, y2 कितना, समझ गए। x1 y1 x2 y2 सब पता चल गया। अब आपको पता है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x। तो हो जाएगा y माइनस y1 3, y2 6, y1 3, x2 7, x1 2, x माइनस x1 2। जो जहाँ पे है उसको वहीं रख दीजिए, x और y पता रहेगा, उसको छोड़ देंगे, बाकी सब लिख दीजिए। तो हो जाएगा y माइनस 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, x माइनस 2। अब आप देखो यहाँ पे 5 नीचे है, इसको इधर ले आओ तो 5y माइनस 15, 3 इधर ले जाओ 3x माइनस 6। अब आप x को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, सबको उधर ले जाओ तो 3x माइनस 6 माइनस 5y प्लस 15 बराबर में। अब आप समीकरण लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, 15 में से 6 गए 9 बराबर में। ये बेटा अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। आसान है। अगर दो बिंदु दिए हैं तब भी हम समीकरण बता सकते हैं, उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए बस। समझ गए बात पूरी तरह से। इसे नोट करिए, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो मान लेते हैं एक रेखा है L1 और एक दूसरी रेखा है L2। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है, तो एक कोण यहाँ बन रहा है
और एक कोण यहाँ भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोण L1 और L2 के बीच में है, ये वाला कोण भी L1 और L2 के बीच में है, क्योंकि ये वाला L1 है और ये वाला क्या है L2। ठीक है, तो इसमें आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक ठो न्यून कोण और एक ठो अधिक कोण बनेगा। हम लोग न्यून कोण ही निकालते हैं, अभी सारा प्रोसेस आप समझ जाओगे। हम लोग पहले ये लिखते हैं कि माना दो रेखाओं L1 तथा L2 की प्रवणताएं की ढाल लिख दो, चाहे प्रवणता लिखो, M1 व M2 है। मतलब L1 की ढाल M1 और L2 की ढाल M2, ये मान लीजिए, मतलब ये M1 और ये बेटा M2। अगर ऐसा है और इनके बीच का न्यून कोण थीटा हो, तो मान लेते हैं न्यून कोण है थीटा है और ये थीटा हमको निकालना है, तो tan थीटा बराबर मॉड M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2। किसी ने कहा सर ठीक है हम न्यून कोण निकाल लिए, अब कोई कह रहा नहीं यही वाला हमको चाहिए, तो वहाँ पे आप दूसरा कोण भी बता सकते हैं। दूसरा कोण क्या हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कर दोगे तो ये वाला पता चल जाएगा, समझ गए। लेकिन अमूमन हम लोग एक ही कोण निकालते हैं, थीटा केवल। ठीक, ये फार्मूला है, तो फार्मूले से हम लोग बीच का कोण निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ शर्त आता है, ठीक है, स्थितियाँ क्या है बच्चा, स्थितियाँ ये है, पहला यदि L1 समांतर L2 हो। एक स्थिति ये भी बन सकता है कि ये जो दोनों रेखाएं दी गई हैं ये परस्पर समांतर हो। L1 ये है और मान लेते हैं कि L2 ये है, तो बताओ दोनों क्या हो गए समांतर। तो जब समांतर हो जाएंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा बराबर होता है M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2। tan थीटा का मान, और इधर देखो ये मॉड है तो पहले इसको मॉड ले लो, तो M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2। और यहाँ पे tan थीटा माने tan 0 का मान बेटा बोलो 0, tan 0 का मान कितना 0, तो M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2 बराबर कितना, मॉड हटा दो, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो जाएगा M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2 बराबर 0। हाई नीचे वाला 0 भिड़ा दो, खत्म, तो आ जाएगा M1 माइनस बराबर, तो M1 बराबर, इसका मतलब कि अगर दो रेखाएं दी गई हैं और उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाए तो जान लो कि दोनों समांतर होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः यदि M1 बराबर M2 हो तो रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होती। बात समझ गए। तो एक स्थिति है, अगर वो पैरेलल हो गए तो वहां पे M1 बराबर M2 हो जाता है। दूसरा देखो, एक और स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि यदि L1 लंब है L2, मतलब L1 और L2 परस्पर क्या हो, लंब हो। मान लीजिए कि ये हमारा L1 है और ये मान लीजिए हमारा L2 है, तो इनके बीच का कोण क्या हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया 90। तो फार्मूला जानते हो, मॉड में M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2 बराबर tan 90 डिग्री, और tan 90 का मान अनंत,
तो हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 बराबर अनंत। अनंत को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। बोलो, ये मॉड खत्म कर दो तो आ जाएगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 बराबर 1 बटे, देखो बेटा 1 प्लस m1 m2 का गुणा 1 में कर दो तो 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा, और 0 का गुणा इधर कर दोगे तो क्या आएगा। अब यहाँ से आप देखो तो m1 इंटू m2 बराबर कितना आएगा। इसका मतलब कि जब दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो, लंबवत होंगी। अतः यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 हो तो रेखाएं परस्पर लंब होती है। एक और निष्कर्ष देखो, अगर मान लीजिए m1 दिया हो और m2 पूछ ले और दोनों लंबवत हो तो यहां से m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/m1। ये कहाँ काम आता है। इसे कोई कह दिया कि एक सरल रेखा है और उसकी प्रवणता 3 है, तो बताओ उसके लंब रेखा की प्रवणता कितनी होगी, -1/3। बात समझ रहे हो। अगर किसी ने कहा कि एक सरल रेखा है जिसकी प्रवणता 5 है तो उस सरल रेखा के लंबवत सरल रेखा की प्रवणता कितनी होगी, -1/5। समझ गए। तो ये वहां पे काम आता है। समांतर के लिए अगर पूछ रहा है तो किसी सरल रेखा की प्रवणता 3 है तो बताओ उसके समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होगी, 3 होगी। समझ गए। तो अगर समांतर और लंबवत की बात कर रहा है तो हम इस तरह से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि प्रवणता क्या होगी, लंबवत की क्या होगी और समांतर की क्या होगी। कोण भी निकाल सकते हैं, कोण का फार्मूला यहाँ पे। समझ गए। तो कोण निकालना, परस्पर लंबवत परस्पर समांतर, इतना आप समझ गए। नोट करिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दो, थोड़े से बहुत चपरहा हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अगर 2 बिंदु दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो आप लोग बचपन में पैदा होने से पहले सीख लिए थे। जैसे मान लीजिए कि रेखा है और इस पर एक पॉइंट है P, निर्देशांक है x1 y1, एक पॉइंट है Q, निर्देशांक है x2 y2। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला पढ़े हो, PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। तो ये बीच की दूरी का सूत्र है, आप कभी भी लगा सकते हैं, उत्तर मिल जाता है। एक होता है बेटा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र भी 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है P, x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, x2 y2, और हमने इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा लेना है जिसका नाम है R, और ये R जो है ये इस रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक m1, यहाँ से यहाँ तक। तो अब R का हमें निर्देशांक बताना है, तो R का निर्देशांक, ये भी आप खूब पढ़े हो, R का निर्देशांक R m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये क्या होगा बेटा, भुज होगा, x वाला पार्ट है ये, और m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये दूसरा पार्ट है। किसी ने कहा इसको भुज और कोटि में करके दिखाओ, तो आप अलग अलग भी लिखा जाता है इसको। भुज, भुज माने बेटा x, अगर हम इसका x मान लें तो वो भुज होगा, y मान लें तो क्या होगा बेटा, कोटि होगा। तो भुज अगर हमें बताना है तो ये वाला हिस्सा लिखा जाएगा,
m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अगर किसी ने कहा कोटि बताओ तो कोटि माने बेटा y, तो ये वाला हिस्सा लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस। तो इस तरह से विभाजन सूत्र अंतः विभाजन के केस में लगता है। इसी में किसी ने कहा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है P, x1 y1, यहाँ पे है Q, x2 y2, और मान लीजिए कि ये बिल्कुल मध्य पॉइंट है m, और इसी का हमें निर्देशांक बताना है, xy बताना है। तो मध्य बिंदु का मतलब है कि अगर इधर का रेशियो m है तो इधर का भी रेशियो क्या होगा बेटा? बराबर होगा ना, तभी तो मध्य बिंदु होगा। अब हमें m का निर्देशांक अगर बताना हो तो हम कैसे बता पाएंगे? तो इसी फार्मूले से हम बता सकते हैं। m का निर्देशांक हम बता सकते हैं, कैसे बताएंगे भाई? m1 x2 तो m x2 हो गया, प्लस m2 x1 तो हो जाएगा m x1 बटे में m1 प्लस m2। फिर कामा लगाओ y, मतलब कोटि बताना है, तो m y2 प्लस m y1 बटे m प्लस m, क्योंकि m1 और m2 दोनों m है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो m का निर्देशांक क्या होगा? मैं बड़ा ब्रैकेट जानबूझ के ले रहा हूँ, क्या कामन लेना है। यहाँ से m कामन है तो आएगा x2 प्लस x1, चाहे x1 प्लस x2 कर दो, और m जोड़ोगे तो 2m। यहाँ पे m कामन ले लोगे तो y1 प्लस y2 भी लिख सकते हो, और यहाँ जाएगा 2m। अब आप देखो तो m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, तो मध्य बिंदु m हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। आसान है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन भी बता दीजिए। तो बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास है P, ध्यान देना, x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, x2 y2, और है क्या कि इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं लिया जा रहा है, इसके बाहर एक पॉइंट लिया गया R, यहाँ पे R लिया गया। अब इस R का निर्देशांक बताना है जो बाह्यता विभाजित कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक m2। अब वो कह दिया कि R का निर्देशांक बताइए, तो डायरेक्ट लगा दो, m1 x2 माइनस हो जाएगा m2 x1, m1 माइनस m2, फिर क्या होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस। तो इस तरह से आप बाह्यता विभाजन का सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी किताब में एक भी सवाल इस पर नहीं दिया गया है, जो भी सवाल है अंतः विभाजन पे ही है। और इसी में एक और फार्मूला है जो हम लोग देख लेते हैं ताकि इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाए, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वो क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, वो है बेटा P, x1 y1 Q, x2 y2 R, x3 y3, यही है। और हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना पड़ जाए। PQR का क्या बताना पड़ जाए बच्चा? क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और चूंकि क्षेत्रफल है
तो यूनिट आएगा वर्ग इकाई। तो हम लोग इस तरह से एरिया भी बता सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर चतुर्भुज आ गया तो क्या करेंगे? तो चतुर्भुज भी आप बहुत आसानी निकाल लेंगे। देखो जैसे मान लो कि एक कोई चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी और डी, और इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताना है तो बहुत आसान है, हम एक ठो ऐसे इसका विकर्ण खींच देंगे, और जैसे ही विकर्ण खींचेंगे तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया। और इसका एरिया निकालने के लिए इस एक नंबर वाले में ये फार्मूला लगा देंगे, प्लस 2 नंबर वाले में यही फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व करके जोड़ लेंगे, वो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। कभी कभार आता है कि सर संरेख है ना, तो अगर संरेख शब्द आता है, यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर संरेख आता है तो जो एरिया होगा बेटा वो 0 हो जाता है। बस अगर कहीं कह दिया कि तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख माने एक ही रेखा में स्थित है, तो अगर वो संरेख है तो जो एरिया हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं, वो 0 आना चाहिए। अगर एरिया निकालने पर 0 आ गया तो वो संरेख हो जाएगा। अगर संरेख दिया गया है तो एरिया को हम 0 मान लेंगे। समझ गए सारी बात? तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए।